हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। उम्मीद करता हूं आपने पार्ट 1 देखा होगा। तो आज का जो हमारे ईपीएफओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसका ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें मैं आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स हो चुके हैं, वहां से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो कि यूपीएससी ने पूछे हैं। तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है, जो यूपीएससी जैसे लैंग्वेज यूज करता है ना अपने एग्जाम्स में। तो ये लैंग्वेज आप समझ जाओगे, जिन्होंने और पुराने पेपर्स दिए यूपीएससी के वो भी समझ जाएंगे कि हाँ ये इस पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, आपने ये देखा होगा जीओआई एक्ट 1919 के तहत इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। आपको पता है ना, जो अंग्रेज लेके आए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, उसके बाद 1935 भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसके तहत बहुत सारी चीजें चेंज हुई थी भारत में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है, आपको पता होना चाहिए कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। यानी कि जो व्यक्ति जिस धर्म का है उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका प्रतिनिधित्व, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना, It made the central executive responsible to the legislature. Central executive, okay, यहाँ पे बात कर रहा है। It is also known as the Montagu-Chelmsford reform. It paved the way for the federalism by clarity separating the responsibilities of the central and the provinces. तो यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि जो 1919 है उसके तहत आपको यहाँ पे ध्यान देना कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का नाम यहाँ पे अभी तक नहीं आया था। आपको ये बाद में मिलेगा, जैसे आपको मिलेगा 1926 में आपको यूपीएससी की एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगी। फिर 1935 आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1935 में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी प्रावधान यहाँ पे नहीं हुआ था। तो ये वाला हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। देखिए पार्ट 3 की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारे फंडामेंटल, देखिए पहला देश जिसने फंडामेंटल राइट दिए थे लोगों को तो यूके, जिसे हम ब्रिटेन बोलते हैं। भारत ने जो फंडामेंटल राइट्स है वो किस देश से लिए हैं, वो लिए हैं यूएसए से। ओके, तो ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपने बताना है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन द ह्यूमन बीइंग एज अ फोर्स लेबर, बिल्कुल ये हमारा एक क्या है, फंडामेंटल राइट है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, बिल्कुल है, ये भी हमारा संविधान, ये हमारा मौलिक अधिकार है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट है या फिर ये हमारा डीपीएसपी है। ओके, प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, आपका सी हो गया, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आता है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंतर्गत कि जो किसी कंपनी है, जो कंपनी के जो वर्कर्स हैं वो उसके मैनेजमेंट में भी आगे बढ़कर आएंगे। राज्यसभा हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन, यानी कि जो राज्यसभा है उसका विशेष अधिकार, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं क्षेत्राधिकार, हम बोलते हैं वैसे इसको विशेष क्षेत्राधिकार। किस चीज के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नहीं, इसमें तो बिल्कुल इनका तो नहीं मिलेगा, लोकसभा भी आती है इसमें, ठीक है। डिक्लेयरिंग अ वॉर, नहीं, इसमें पूरी संसद का साथ चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, नहीं, ऐसा भी नहीं, इसमें आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी में बिल्कुल लोकसभा का सबसे ज्यादा रोल है। ओके, ऑथराइजिंग पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट, बिल्कुल। देखो आपको ना एक लिस्ट मिलेगी जो कि आपको मिलेगी शेड्यूल 7 में। ये आपको यहाँ पे 3 प्रकार की लिस्ट मिलती है। 3 प्रकार की लिस्ट में क्या है आपका, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यहाँ पे कंकरन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो राज्य सूची है ना, इस पर जो कानून बनेंगे वो कौन बनाएंगे, राज्य बनाएंगे। और यहाँ पे क्या है, इसका भी सबसे बड़ा रोल होता है राज्यसभा का, ठीक है। चलिए हमारा अगला जो यहाँ पे आपको मिलेगा कोर्स, जिसमें आप देख रहे हो एपीएफसी ईओ एओ में आपको हम लोग वीडियो लेसन्स, स्टडी नोट्स, यहाँ पे आप देख रहे हो 20 मॉक टेस्ट, 6 पीवाईक्यू, 4000 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सेक्शन टेस्ट मिलेंगे। ओके, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे फैकल्टी जिन्होंने एग्जाम्स निकाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो आपको यहाँ पे पढ़ाया, उनके द्वारा आपके नोट्स, उनके द्वारा आपको यहाँ पे जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इसकी तैयारी कर सकते हो। हमारे साथ मिलके आपने वेबसाइट पे लॉगिन करना है, वेबसाइट पे रजिस्टर करना है, आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड जानकारी और अधिक मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज अ बेंच एट लखनऊ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज अ बेंच, बेंच क्या होती है, याद रखना, पीठ,
ठीक है, बेंच क्या होती है, एक पीठ होती है, यानी कि कुछ जज वहां पे जाकर भी बैठते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट जोधपुर, या फिर गुवाहाटी हाई कोर्ट हैज नो बेंच। बिल्कुल ये वाला क्या है, एक तरीके से यहाँ पे बिल्कुल ठीक नहीं है। गुवाहाटी का तो आप देखेंगे और भी जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में मिल जाएगा जैसे आपको, ठीक है, तो गुवाहाटी के भी हैं बेंच। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट किसका है, गुवाहाटी हाई कोर्ट आप लोगों ने मुझे बताना है, या आसाम का है या फिर वेस्ट बंगाल का है, आपने इन दोनों के बारे में मुझे बताना है, इन दोनों में से किसका है। Which among the following is not a condition for a disqualification of a member of parliament? तो यहाँ पे आपने बताना है कि यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो सही नहीं है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो वॉलंटरी एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन कंट्री, अगर किसी व्यक्ति ने वॉलंटरी एक्वायर कर ली किसी देश की सिटीजनशिप, तो यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है कि हम किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपको पता है ना, अभी डिफेमेशन, मानहानि जिसे हम बोलते हैं, डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा होगी, जिसके तहत 2 साल तो ये हो गए और 6 साल वो आगे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ओके, होल्डिंग द ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो यहाँ पे देखिए दूसरा वाला ये है कि कौन सी कंडीशन नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है कि आप दूसरा किसी सरकारी पद नहीं ले सकते, ये भी बोला गया ना। द मेंबर एब्सेंट फ्रॉम वोटिंग इन द हाउस विदाउट प्रियर परमिशन, यानी कि उसने कोई परमिशन नहीं ली थी और उसने वोटिंग से पहले अपने आप को एब्सेंट कर दिया, यानी कि उसने किसी का यहाँ पे वोट नहीं डाला। द मेंबर होल्ड द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे सी वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर कोई भी मेंबर है अगर वो एब्सटेन करता है यानी कि वो वोट ही नहीं देता है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं हुआ, बाकी क्राइटेरिया बिल्कुल ठीक है। ये करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये करेगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये करेगा तो क्योंकि दोनों सरकारी नौकरी है, ओके, तो ये दोनों लाभ का पद है, तो ये दोनों तो करेगा तो एक्वायर हो जाएगा। और दूसरे देश की अगर उसने नागरिकता ले ली तो अपने आप ही वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो ये वाला आप देख रहे हो, अगर वो एब्सटेन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए अगला है द प्रोविजन द स्टेट शैल टेक स्टेप टू सेपरेट द जुडिशरी, बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये क्या बोल रहा है, जो न्याय है, न्यायालय है और जो कार्यकारी है, इन दोनों को, जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे देश से हो गया, वो ऐसे स्टेप उठाएगा जिससे इन दोनों को यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज के दौरान यहाँ पे अलग करा जाएगा। इज इनकॉर्पोरेट इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है ये। यहाँ पे क्या है, स्टेट शैल टेक जुडिशरी, तो यहाँ पे पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 और पार्ट 7। ओके, पार्ट 5 क्या है, ये है आपका यूनियन। ओके, पार्ट 4 क्या है, ये आपका डीपीएसपी। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा आपका, बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हो डीपीएसपी, तो डीपीएसपी में ही कहा गया है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में ही कहा गया है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, यहाँ पर उसको ऐसे कदम उठाने हैं जिसके तहत वो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज से क्या कर पाए, सेपरेट कर पाए। अंडर विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के तहत, प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन पंचायत, बिल्कुल पंचायत आपको मिलेगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और ये आपको मिलेगा 1992 के तहत। ठीक है, पंचायती राज सिस्टम को सबसे पहले कहां पे करा गया था, राजस्थान के नागौर में, नागौद भी बोलते हैं कई जगह, नागौर भी बोलते हैं, ये आप लोग यहाँ पे इन चीजों को ध्यान देना। पंचायती राज सिस्टम हमारे भारत में कैसा है, 3 टियर पंचायती राज सिस्टम है, जिसको किसने रिकमेंड किया था, बलवंत राय मेहता ने। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि कौन से अनुच्छेद के तहत यहाँ पर ये बोला गया कि वुमेन की जो सीट्स है वो रिजर्व करी जाएगी पंचायत में। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे यहाँ पे आंसर, आर्टिकल 243 डी के तहत आपको ऐसा कहा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। देखिए राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीट तो अब ऐसा पता है आपको यूपी की है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो विधायक होते हैं उनसे भी काफी फर्क पड़ता है, 1/3 ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो सीट्स है राज्यसभा की, पहली बात तो ये मिलेगा आपको 4th शेड्यूल में, ठीक है, संविधान के 4th शेड्यूल में मिलेगा। तो यहाँ पे अभी अगर हम यहाँ पे सिर्फ इनकी बात करें तो यहाँ पे बिहार की सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीट है। अब ध्यान देना, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, ठीक है, जिसकी मैं बात करता हूँ, सभापति बोलते हैं हम इसे, ठीक है, हम बोलते हैं सभापति। तो ये सभापति होता है, ये होता है भारत का उप राष्ट्रपति, ठीक है, ये होता है हमारा उपराष्ट्रपति। ये आप यहाँ पे ध्यान देना, बिहार हो गया हमारा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देना कि जो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगता है वो स्टेट लिस्ट का है।
प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो प्राइस कंट्रोल है, ठीक है, ये किसके अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तो यहाँ पे ये बोला है जो इंश्योरेंस होता है वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत नहीं आता है, संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। फॉरेस्ट इज अ सब्जेक्ट अंडर द कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ये देखिए बी वाला जो है ये करेक्ट नहीं है। तो प्राइस कंट्रोल है, ये कंकरेंट लिस्ट में नहीं है। तो अब आप मुझे बताओगे ये क्या स्टेट में है या फिर यूनियन लिस्ट में? दोनों में से आप मुझे बताना। और यहाँ पे मुझे पता है बहुत से बच्चे यहाँ पे राइट आंसर दे देंगे कि उनका आंसर क्या है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल आफ्टर द रेगुलेटिंग एक्ट? देखिए तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको एक नया पद दिया आता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, ठीक है। अब यहाँ पे बोला था ना ये हमारा पहला एक्ट है जिसके तहत भारत में संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे आप देखोगे वॉरेन हेस्टिंग्स थे, उनको यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। अब मैं आपको बता देता हूँ यही ऐसे पहले व्यक्ति भी थे, आपको मिलेगा 1784 के आसपास जब पिट्स इंडिया एक्ट आ गया था। यही ऐसे व्यक्ति थे जिनको यहाँ पे पहली बार क्या करा गया था? हटाया गया था, इम्पीच करा गया था। तो दोनों चीज मैं आपको बता चुका हूँ। ये हो गया यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग्स राइट आंसर। तो ये थे हमारा सेकंड पार्ट के कुछ क्वेश्चंस। कुछ अगर आपके पॉइंट्स है जो आप देना चाहते हो कि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन ऐड करने चाहिए, आपको कोई भी सुझाव होगा आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना, ठीक है, मैं उसको जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।